सीएम केसीआर ने चाकली येल्लम्मा की तेलंगाना बहुजन गतिशीलता और महिला शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रशंसा की। येल्लम्मा की 38वीं जयंती मनाने के लिए सीएमओ द्वारा बयान जारी किया गया। सीएम ने सशस्त्र तेलंगाना संघर्ष में उनके द्वारा दिखाई गई बहादुरी को याद किया। उन्होंने कहा, येल्लम्मा ने भेदभाव के खिलाफ जो संघर्ष का जज्बा दिखाया है वह तेलंगाना साधन आंदोलन में भी शामिल है। उनकी सरकार आधिकारिक तौर पर येल्लम्मा जयंती और पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित कर रही है और सेनानियों को गरिमापूर्ण तरीके से याद कर रही है। सीएम ने कहा, उनकी सरकार को निचली जातियों और महिलाओं की उन्नति के लिए कई कल्याणकारी और विकास कार्यक्रम लागू करके देश के लिए मिसाल कायम की है। राज्य के वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री तन्नीरू हरीश राव ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। सिद्दीपेट कॉटन मार्केट यार्ड में मछुआरों को पहचान पत्र वितरण के दौरान मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव और मंत्री तन्नीरू हरीश राव ने मछुआरों को पहचान पत्र सौंपे। इस मौके पर मंत्री हरीश राव ने कहा, कांग्रेस पार्टी के नेता एआईसीसी की बैठकों के नाम पर घोषणाएं कर रहे हैं और लोगों को गलत रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कांग्रेस नेता घोषणा करते हैं जो चीजें 60 साल में नहीं हुई, जो योजनाएं सत्तारूढ़ राज्यों में लागू नहीं हुई, उन्हें तेलंगाना में लागू किया जाएगा तो उन पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे कितनी भी घोषणाएं कर ले, लेकिन तेलंगाना की जनता ने सीएम केसीआर को तीसरी बार जिताने की स्व घोषणा कर दी है। उन्होंने विश्वास जताया, कुरुक्षेत्र में धर्म की जीत हो रही है जो कांग्रेस पार्टी के कौरवों के झूठ और अद्भुत जीत के बीच हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया, राज्य में आईटी, कृषि, उद्योग और मत्स्य पालन जैसे हर क्षेत्र में एकीकृत विकास हुआ है। राज्य के मंत्री हरीश राव और तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा, मुख्यमंत्री कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव ने आधिकारिक तौर पर चाकली येल्लम्मा की जयंती और जन्मदिन समारोह आयोजित करने का फैसला किया है। मंत्रियों ने जिला मुख्यालय सिद्दीपेट हाउसिंग बोर्ड सर्कल में चाकली येल्लम्मा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मंत्री हरीश राव ने कहा, हमने चाकली येल्लम्मा की संघर्ष भावना को अपने अंदर समाहित किया है और तेलंगाना स्वराष्ट्र के सपने को साकार किया है। सीएम केसीआर जातीय व्यवसायों को पूर्व गौरव दिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमने रजकों की सुविधा के लिए सभी सुविधाओं के साथ आधुनिक धोबी घाट का निर्माण किया है। एमबीसी कॉरपोरेशन के माध्यम से रजक समुदाय के लोगों को बड़े पैमाने पर ऋण और स्वरोजगार इकाइयां को सौंपी। दिल्ली में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन रविवार को समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सम्मेलन रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ समाप्त हुआ। मोदी ने अपने समापन भाषण में कहा, G20 शिखर सम्मेलन समाप्त होने की घोषणा करते हुए उम्मीद है हम एक समृद्ध परिवार के रोड मैप की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मोदी ने सम्मेलन में चर्चा किए गए मुद्दों की समीक्षा के लिए इस साल नवंबर के अंत में वर्चुअल बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने टिप्पणी की, सम्मेलन में प्रस्तुत विषयों पर सुझावों, कार्यों और प्रगति की समीक्षा करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को बधाई दी जो वर्ष 2024 में G20 अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन कई राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। सम्मेलन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को G20 की अध्यक्षता की कमान सौंपी। दूसरी ओर G20 ने स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ का स्वागत किया। को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। Your Highnesses, Excellencies, जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहाँ रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है।
मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य के कृषि मंत्री सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने चेतावनी दी है, अगर यूरिया की आपूर्ति कराने वाला लीडर किसानों को इसकी आपूर्ति न करके कृत्रिम कमी पैदा करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सचिवालय में उर्वरक आपूर्ति एवं स्टॉक की उच्च स्तरीय समीक्षा बोल रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया, राज्य में यूरिया की कोई कमी नहीं है, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस मानसून सीजन के लिए 9.14 लाख मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया जाएगा। उन्होंने कहा, इस साल मानसून में देरी के कारण खेती का रकबा 10 लाख एकड़ कम हो गया है। राज्य भर में 908 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और 16,615 अधिकृत डीलरों के माध्यम से यूरिया की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा, वे पूरे राज्य में संयुक्त नलगोंडा जिले की 4 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में यूरिया की कृत्रिम कमी पैदा करके यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राज्य में यूरिया उपलब्ध नहीं है। इस संदर्भ में तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने आलोचना की है। उन्होंने दुष्प्रचार का पर्दा उठाया है। राज्य में यूरिया नहीं है। यूरिया के मामले में जानबूझकर गलती करने वाले किसी भी व्यक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और संबंधित सहकारी समितियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। G20 नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। G20 की दैनिक बैठक से पहले दिल्ली के राजघाट गए नेताओं ने महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी गांधी जी को श्रद्धांजलि दी, शांति दीवार पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पहुंचे नेताओं को एक एक कर स्वागत किया। उन्होंने राजघाट की विशेषताएं बताई। महात्मा को श्रद्धांजलि देने वालों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, संयुक्त राष्ट्र सचिव एंटोनियो गुटेरेस, चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग, प्रधानमंत्री रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई शामिल थे। लावरोव, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन, इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यू सुक येओल, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो, नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस, स्पेन के उपराष्ट्रपति नादिया क्वालिनो और अन्य बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति वियतनाम के लिए रवाना हो गए। नाम सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने आए सदस्य देशों के प्रमुख और अन्य अतिथियों के लिए भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस रात्रि भोज के लिए राष्ट्रपति ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं को भी निमंत्रण भेजा।
हालांकि रात्रि भोज में विपक्षी गठबंधन के कुछ ही मुख्यमंत्री शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य आए। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दिल्ली और राजस्थान के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बेगल, नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत और अन्य अनुपस्थित थे। रात्रि भोज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, असम के सीएम हेमंत बिस्वा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस रात्रि भोज के लिए राष्ट्रपति भवन में बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए। मेहमानों के लिए रखी गई टेबलों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे गए थे। कृष्णा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा आदि नामों का इस्तेमाल किया गया था। इसरो ने आज सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आदित्य L1 अंतरिक्ष यान की कक्षा तीसरी बार बढ़ा दी है। कक्षीय लिफ्ट बेंगलुरु में टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क सेंटर से की गई थी। इस मौके पर इसरो ने मॉरिशस, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर स्थित इसरो केंद्रों से आदित्य L1 की प्रगति पर बारीकी से नजर रखी। नवीनतम कक्षा परिवर्तन के साथ ऐसा लगता है मिशन ने अपने गंतव्य की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। इसरो ने कहा, आदित्य L1 वर्तमान में 296 किलोमीटर गुणा 71,767 किलोमीटर लंबी गोलाकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। 15 सितंबर को दोपहर 2 बजे इसरो एक्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से घोषणा की वह एक और कक्षीय वृद्धि करेगा। जनकवि और पद्म विभूषण से सम्मानित कालोजी नारायण राव की 119वीं जयंती समारोह रविंद्र भारती हैदराबाद में आयोजित की गई। कवि जयराज को राज्य पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री श्रीनिवास गौड़ के साथ विधान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर बंडा प्रकाश मुदिराज ने कालोजी पुरस्कार प्रदान किया। सरकार तेलंगाना भाषा और संस्कृति विभाग के तत्वाधान में हर साल तेलंगाना राजभाषा दिवस पर यह पुरस्कार प्रदान करती है। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के सलाहकार KV रमनाचारी, MLC देशपति श्रीनिवास और अन्य ने भाग लिया। खैरताबाद जिला कांग्रेस महिला अध्यक्ष श्यामबुलाव शास्त्री ने नामपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के मेहंदीपट्टनम डिवीजन के शिवाजी नगर में घर घर पदयात्रा का आयोजन किया। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हस्तपुस्तिकाएं सौंपी गई। वे आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं। श्यामबुलाव शास्त्री ने लोगों से झूठे वादों के साथ शासन कर रही BRS को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने को कहा। श्यामबुलाव शास्त्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मेहंदीपट्टनम मंडल अध्यक्ष J विजयलक्ष्मी, असीफ नगर मंडल अध्यक्ष भाग्यलक्ष्मी, संयोजिका अंजुम बेगम व अन्य ने भाग लिया। TPCC प्रमुख रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया है हैदराबाद में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इससे प्रभावित हैं। उन्होंने इस बात पर गुस्सा जताया, लोग अस्पतालों में लाइन लगा रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को अब भी जवाब देना चाहिए। खम्मम जिले में इंटर के छात्र की डेंगू से मौत हो गई। इस संदर्भ में TPCC चीफ रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, डेंगू से प्रभावित गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को इलाज का खर्च असहनीय बोझ बन गया है। रेवंत रेड्डी ने सरकार से डेंगू से प्रभावित लोगों को बेहतर और मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने और बीमारी को रोकने के लिए तंत्र को सचेत करने की मांग की। कौशल विकास मामले में गिरफ्तार हुए तेलुगु देशम पार्टी के नेता नारा चंद्रबाबू नायडू ने ACB कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। चंद्रबाबू ने दलीलें सुनने का मौका देने को कहा और जज ने उन्हें मौका दिया। चंद्रबाबू ने साफ कर दिया है, कौशल विकास मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तर्क दिया, उनकी गिरफ्तारी अवैध थी और उन्हें एक राजनीतिक दल द्वारा गिरफ्तार किया गया था। न्यायाधीश ने कहा, कौशल विकास निगम का गठन कैबिनेट का निर्णय था और सरकार के निर्णयों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने याद दिलाया, कौशल विकास को 2015 से 16 के बजट में ही शामिल किया गया था और विधानसभा ने इसे मंजूरी भी दे दी थी। विधानसभा द्वारा अनुमोदित बजट आवंटन पर आपराधिक कार्रवाई से सवाल नहीं उठाया जा सकता। अदालत के ध्यान में यह लाया गया। उनका नाम 9 दिसंबर 2021 की FIR में नहीं था और CID ने तत्कालीन रिमांड रिपोर्ट में उनके नाम का उल्लेख नहीं किया था। चंद्रबाबू ने दावा किया, उन्हें राज्यपाल की अनुमति के बिना गिरफ्तार किया गया है। पूर्व CBI JDVV ने कहा, CID पुलिस चंद्रबाबू के खिलाफ धारा 409 दर्ज होने के कारण उन्हें 41A CRPC नोटिस जारी किए बिना सीधे गिरफ्तार करने में सक्षम रहती है।
लक्ष्मी नारायण ने कहा, गिरफ्तारी के कारणों को स्पष्ट करते हुए कहा, अपराध का आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है और जांच एजेंसी को इस बात के पुख्ता सबूत दिखाने होंगे। चंद्रबाबू ही अंतिम लाभार्थी है। अगर सीआईडी चंद्रबाबू से हिरासत मांगती है तो उन्हें कारण बताना होगा। यदि पुलिस हिरासत आवश्यक नहीं है तो अदालत न्यायिक हिरासत लगा सकती है। इन दोनों में से कोई भी तुरंत जमानत के लिए हाई कोर्ट में आवेदन कर सकता है। नौकरियों को नियमित करने के लिए समग्र सुधार कर्मचारी पूरे राज्य में अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। सिद्दीपेट कलेक्ट्रेट में एसएसए कर्मचारियों ने भजन कीर्तन कर सीएम केसीआर की तस्वीर को नियमित करने की मांग की। उन्होंने महिला कर्मचारियों के लिए 120 दिन का मातृत्व अवकाश लागू करने की मांग की। निर्मल जिला आरडीओ कार्यालय के सामने 13वें दिन रिले विरोध शुरुआत के हिस्से के रूप में कर्मचारियों ने वंटा वार्पू खाना शुरू किया। उन्होंने तुरंत वेतन कानून लागू करने, नौकरी सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा की मांग की। संगारेड्डी जिले में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन 6ठे दिन में प्रवेश कर गया। कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट से आईबी तक बोनालू और पोतराजू जुलूस निकाला। बीएसपी के राज्य प्रमुख आरएस प्रवीण कुमार ने बीआरएस सरकार की आलोचना करते हुए कहा, सभी योग्य लोगों के लिए डबल बेडरूम वाले घर गैर स्थानीय योग्य लोगों को आवंटित करके गरीब लोगों को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के तुकगुड़ा नगर पालिका में स्थानीय लोगों को डबल बेडरूम घर देने के लिए किए जा रहे धरने का समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया, मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी की शय पर वे स्थानीय लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं और गैर स्थानीय लोगों को घर आवंटित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, फेज 1 के तहत 10 एकड़ जमीन पर 832 डबल बेडरूम घर बनाए गए और फेज 2 के तहत 22 एकड़ जमीन पर 2016 डबल बेडरूम घर बनाए गए और गैर स्थानीय लोगों को आवंटित कर दिए गए, जो स्थानीय लोगों के साथ अन्याय है। स्थानीय लोगों की जमीनें खो गई तो मंत्री सबिता ने आरोप लगाया कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गैर स्थानीय लोगों को मकान आवंटित किए जा रहे हैं। उन्होंने आलोचना की, हैदराबाद के आसपास गरीबों की आवंटित जमीनों को जबरन हड़प लिया जा रहा है और औद्योगिक पार्कों के लिए आवंटित किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से डबल बेडरूम मकानों में हुई अनियमितताओं की पूरी जांच कराने और स्थानीय लोगों को मकान आवंटित करने की मांग की। बाद में चक्कली एल्लम्मा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उन्होंने आज तुकगुड़ा में एल्लम्मा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक रघुनंदन राव ने सभी बीसी को बीसी बंधु देने की मांग की। सिद्दीपेट जिले के विधायक रघुनंदन राव ने सिद्दीपेट जिले के हफसीपुर चौराहे के पास भाजपा के नेतृत्व में धरना दिया। सभी बीसी को बीसी बंधु देने को लेकर बीआरएस सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। रघुनंदन राव ने कहा, बीसी में कई जातियां आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं। बीसी बंधु को कुछ लोगों को ठेका देना ठीक नहीं है, बल्कि उन सभी को देने की मांग की है जो इसके हकदार हैं। जैसे ही लाभार्थी सड़क पर एकत्र हुए, सड़क के दोनों ओर वाहन रुक गए, जिससे भीषण जाम लग गया। मौसम विभाग ने तेलंगाना में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने की 12 और 13 तारीख को करीमनगर, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म, वरंगल, हनुमकोंडा और मंचिर्याल जिलों में भारी बारिश के संकेत हैं। ऐसे में संबंधित जिलों को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल विकाराबाद, मंचिर्याल, जयशंकर, भूपालपल्ली और आदिलाबाद जिलों में बारिश हुई। गच्चीबौली, चंदानगर, शेखपेट, एलबी नगर, दिलसुखनगर, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, मादापुर, मेहदीपट्टनम, मूसापेट और हैदराबाद के अन्य इलाकों में बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा, अगले 3 दिनों तक हैदराबाद में आसमान में बादल छाए रहेंगे। मोरक्को में भूकंप से मरने वालों की संख्या 2000 तक पहुंच गई है। अफ्रीकी देश मोरक्को में शुक्रवार रात भयानक भूकंप आया। भूकंप से मराकेश शहर पूरी तरह नष्ट हो गया। कई इमारतें नष्ट हो गई। अचानक इमारतें नष्ट हो गई और लोग चिल्लाते हुए बाहर भागे। इस हादसे में 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। जान माल का भारी नुकसान हुआ। इस भूकंप से अल हौज, मराकेश, क्वाजार, जेट अजलील समेत कई इलाके हिल गए। कुछ इलाकों में सड़कें टूट गई, बिजली आपूर्ति बंद हो गई। मराकेश में 12वीं शताब्दी में बनी प्रसिद्ध कौतिबिया मस्जिद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। 226 फीट ऊंची बुर्ज जैसी संरचना क्षतिग्रस्त हो गई। मोरक्को वासियों ने पुराने शहर के आसपास की प्राचीन दीवारों को हुए नुकसान के फुटेज पोस्ट किए हैं। मोरक्को में आए भूकंप पर दुनिया भर के नेता गहरा सदमा जता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की वह मोरक्को का समर्थन करेंगे। इसी बीच यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने खुलासा किया कि मराकेश पर्यटन क्षेत्र से 71 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में आए इस भूकंप की तीव्रता 6.8 दर्ज की गई। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप का केंद्र अल हौज प्रांत के एलघिल शहर था। भूकंप 18 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था।
हम जानते ही हैं 17 सितंबर को तेलंगाना राज्य मुक्ति दिवस है और इस बार इसकी जोर शोर से मनाने के चक्कर में राजनीतिक पार्टियों में घमासान मचा है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 3 महीने बाद होने वाले हैं और दूसरी ओर जैसे जैसे मुक्ति दिवस नजदीक आ रहा है, संबंधित पार्टियां उस तारीख पर अपनी ताकत दिखाने के लिए कमर कस रही हैं। इसके चलते राज्य की राजनीति नित नए मोड़ लेती दिख रही है। आइए यहां देखते हैं इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने भाजपा और बीआरएस पर 17 सितंबर को तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड में उसकी प्रस्तावित सार्वजनिक बैठक को बाधित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है, जिसमें सोनिया गांधी के भाग लेने की उम्मीद है। इस बीच भाजपा ने भी हैदराबाद मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में उसी दिन उस स्थान पर एक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीपीसीसी ने दावा किया कि वे हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की बैठक के हिस्से के रूप में परेड ग्राउंड में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति मांगने की पहल उन्होंने की थी, इसलिए यह उन्हें मिलना चाहिए। कांग्रेस एमएलसी जीवन रेड्डी ने कहा, हमने 3 दिन पहले अनुमति के लिए आवेदन किया था और सार्वजनिक बैठक की योजना बनाने के लिए मैदान का दौरा भी किया था। अब बीजेपी का कहना है कि वह उसी दिन उसी स्थान पर हैदराबाद मुक्ति दिवस का आयोजन करेगी। हमें अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि हमने पहले आवेदन किया था। इस बीच टीपीसीसी अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने भाजपा और बीआरएस पर परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं देकर कांग्रेस की सार्वजनिक बैठक को बाधित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। सीडब्ल्यूसी की तैयारी बैठक में बोलते हुए रेवंत ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कांग्रेस के खिलाफ साजिश रच रही है। टीपीसीसी ने कहा कि पार्टी ने अपनी सार्वजनिक बैठक के लिए दूसरे विकल्प के रूप में एलबी स्टेडियम को भी चुना है। रेवंत ने कहा, दोनों सरकारों को अनुमति के बावजूद कांग्रेस ने सार्वजनिक बैठक आयोजित करने का संकल्प लिया है और इसे किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं किया जाएगा। टीपीसीसी प्रमुख ने कहा कि वे लगभग 10 लाख लोगों के साथ सार्वजनिक बैठक करेंगे और एआईसीसी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 गारंटी की घोषणा की है। इस बीच टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक 16 और 17 सितंबर को होगी और सार्वजनिक बैठक 17 सितंबर की शाम को होगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि इस महीने की 17 तारीख को तेलंगाना मुक्ति दिवस को भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा और इसे राजनीतिक लाभ भी हासिल किया जाएगा। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार के तत्वाधान में पिछले साल आधिकारिक तौर पर तेलंगाना मुक्ति दिवस समारोह का आयोजन किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल तेलंगाना मुक्ति दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि इस साल भी यही परंपरा जारी रहेगी। चूंकि यह चुनावी साल है, इसलिए इस बार तेलंगाना मुक्ति दिवस को सार्वजनिक करने की योजना बनाई जा रही है। 17 सितंबर को परेड ग्राउंड में होने वाली इस बैठक में केंद्र सरकार के नेताओं को किसे लाया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। हालांकि देखा जाए तो रेवंत रेड्डी ने स्वयं सभा स्थल का निरीक्षण किया। कांग्रेस पार्टी उस वक्त हैरान रह गई जब केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने अचानक कहा कि तेलंगाना मुक्ति समारोह केंद्र सरकार के नेतृत्व में परेड ग्राउंड में ही आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस मांग कर रही है कि परेड ग्राउंड उन्हें आवंटित किया जाए क्योंकि उन्हें पहले पत्र लिखकर बैठक करने की अनुमति मांगी थी। कुल मिलाकर हैदराबाद परेड ग्राउंड के मंच से चुनावी कमी पूरी करने की उम्मीद कर रही कांग्रेस पार्टी के सामने ऐसी स्थिति आ गई है कि उसे कार्यक्रम स्थल बदलना पड़ा है। वही देखना होगा कि पहले ही डील कर चुकी भाजपा को आधिकारिक तौर पर तेलंगाना मुक्ति दिवस का आयोजन करने से कितना लाभ मिलेगा। साथ ही यह देखना भी दिलचस्प होगा कि जो राजनीतिक पार्टियां सभा स्थल के लिए एक दूसरे पर इस कदर छींटाकशी कर रही है, आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, वे चुनाव जीतने की मंशा से आगे क्या कुछ करती है और इससे उन्हें कितना लाभ मिलता है।